नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़े कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा खुलासा हो जिससे जांच की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है। यह तय है, जांच एजेंसियों को जिस रिपोर्ट का इंतजार था, सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी वो फोरेंसिक रिपोर्ट कलीना फोरेंसिक लैब से आ गई। इसमें टॉक्सिकोलॉजी, साइबर, नेल सैंपलिंग, स्टमक वॉश की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जो उनकी हत्या की ओर इशारा करता हो। नाखून से लिए गए सैंपल में किसी तरह के झपट्टे या खींचने के निशान नहीं मिले। इस रिपोर्ट के बाद उन लोगों को जवाब मिल गया जो यह दावा कर रहे थे कि खुदकुशी के बाद सुशांत के नाखून से नमूने नहीं लिए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद उनको भी जवाब मिल गया जो यह दावा कर रहे थे कि सुशांत ने जिस पंखे से लटक कर जान दी, उसका ज्यादा नहीं मुड़ना कई तरह के शक पैदा कर रहा। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि जांच एजेंसियों के लिए यह रिपोर्ट क्या कहती? जवाब है कि इस रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर जांच एजेंसी यह मान सकती है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई। सुशांत को मौत से पहले जहर भी नहीं दिया और न ही सुशांत को किसी ने जबरन फांसी पर लटकाया। फोरेंसिक रिपोर्ट में नाखून से लिए गए सैंपल में किसी के कपड़े या शरीर के अंश नहीं मिले। इससे मौत से पहले जोर जबरदस्ती का अंदेशा खत्म हो गया, जबकि कपड़ों पर पड़े सफेद रंग के दाग उनके सलाइवा के थे, जो आत्महत्या के बाद उनके मुंह से झाग के तौर पर निकले थे और कपड़ों पर सूख गए। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि यह किसी तरह के हमले के निशान नहीं, यानी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। यह रिपोर्ट विसरा रिपोर्ट के नतीजों से मेल खाती, जिसमें सुशांत की मौत की वजह फांसी पर लटकने के बाद दम घुटने को बताया गया। कलीना फोरेंसिक रिपोर्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक स्टमक वॉश यानी पेट की जांच में यह साफ हो गया कि सुशांत को जहर या जहरीली चीज नहीं दी गई। उनका पेट पूरी तरह से खाली था। वहीं जो मार्क थे वो भी किसी तरह के चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले। हालांकि नए खुलासे के बाद यह सवाल फिर से उठता है कि सुशांत ने खुदकुशी की तो क्यों की? इसका जवाब रिया, मुंबई पुलिस और रिया से सहानुभूति रखने वालों की तरफ से बार बार दिया गया। इन लोगों का दावा है कि सुशांत ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी। अब सवाल उठता है कि अगर सुशांत डिप्रेशन में थे तो उनके आसपास रहने वाले, खासकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, क्या कर रही? जब सुशांत को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तो वो उनका साथ छोड़कर क्यों चली गई? सुशांत की सेहत ठीक नहीं थी, इस बात का खुलासा रिया को भेजे सुशांत के पिता के सिंह के व्हाट्सएप मैसेज से भी हुआ। इस बातचीत में सुशांत के पिता की बेबसी और उनके बेटे पर रिया का कैसा शिकंजा था वो भी साफ होता। के सिंह ने 29 नवंबर 2019 को रिया को मैसेज भेजकर बताया कि बेटे के बीमार होने की खबर मिलने से वो परेशान हैं और वो सुशांत से एक बार बात करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने रिया से यह भी कहा कि जब वो जानती हैं कि मैसेज भेजने वाले और फोन करने वाले सुशांत के पापा हैं तो रिया उनसे बात क्यों नहीं कर रही। रिया अपने साथी के पापा का फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने एक नया सवाल आ जाता है। सवाल यह कि अगर सुशांत ने खुदकुशी की तो क्या उन्हें खुदकुशी के लिए किसी ने उकसाया? क्या किसी ने ऐसे हालात बनाए जिनसे सुशांत डिप्रेशन में चले गए? वो कौन से हालात थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी के लिए मजबूर किया? क्या किसी ने ऐसे हालात बनाए जिसमें सुशांत खुदकुशी करने और ऐसा कराने वाला बेदाग बच निकले? अगर किसी ने ऐसी ही साजिश रची तो वो कौन है और उसकी इस साजिश में कौन कौन शामिल है?
सुशांत की मौत से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने वाली जांच टीम का ध्यान जब इन सवालों पर जाएगा तो एक और तथ्य उनके सामने होगा। केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के बाद सुशांत की तब बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी को भी वैसा ही मैसेज भेजा था जैसा रिया को भेजा था। बेटे का हाल जानने के लिए श्रुति से उनके लिए मुंबई की फ्लाइट का टिकट भेजने के लिए भी कहा, लेकिन रिया की तरह श्रुति ने भी सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब नहीं दिया। सवाल उठता है कि क्यों? रिया पर एक आरोप लगता रहा है कि उसने सुशांत के घर और दफ्तर के सारे स्टाफ के सदस्य बदलकर अपने मन मुताबिक स्टाफ के लोग रखे। क्या यह सब साजिश का हिस्सा था? कई ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से जांच एजेंसियां सुशांत के बैंक बैलेंस और लेन देन में ताक झांक करने को मजबूर हो गई और इस मामले की जांच से ईडी जुड़ी तो पूछताछ का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के अलावा सुशांत के आसपास रहने वाले कई लोगों से पूछताछ की। रिया से 2 दिनों में कुल 18 घंटे पूछताछ हुई, जबकि शौविक से 3 दिनों में करीब 33 घंटे पूछताछ हुई। यही नहीं, ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत से भी एक दिन पहले 10 घंटे तक पूछताछ की। बताया गया कि तीनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे और उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से इन तीनों के मोबाइल फोन ईडी ने जब्त कर ली। अब तक ईडी को जांच में जो जानकारियां मिली हैं वो सनसनीखेज हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ईडी को मिली सनसनीखेज जानकारियों में क्या है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ये बताने से पहले। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर ईडी के सामने क्यों लड़खड़ा रही है रिया के परिवार की जुबान, और सीबीआई से जांच की बात पर सुप्रीम कोर्ट में रिया ने कैसे रंग बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट में रिया के पल पल बदलते रंग के बारे में भी बताएं। 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर चुकी रिया चक्रवर्ती इस मामले में अपने पुराने रुख से पलट चुकी। सुशांत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें एक याचिका में रिया ने सुशांत के पिता केके सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराए गए मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की, जबकि इसी मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया। करीब 3 घंटे चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट जमा करवाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई ऋषिकेश रॉय की बेंच कर रही है। रिया की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान तो बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे थे। वहीं सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी कर रहे थे। कभी केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग कर चुकी रिया ने सुशांत की मौत के मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया। रिया की याचिका में कहा गया है कि बिहार पुलिस ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर गलत किया। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील से पूछा गया कि पहले रिया इस केस में सीबीआई जांच चाहती थी, अब क्यों नहीं चाहती। इसके जवाब में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि मेरी ओर से याचिका दायर करने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दीवान से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। जवाब में श्याम दीवान ने कहा कि पहले इस मामले को मुंबई पुलिस को सौंपा जाए, सीबीआई जांच इसके बाद की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रिया ने सीबीआई जांच को लेकर यू टर्न क्यों लिया, वो चाहती क्या। असल में रिया चक्रवर्ती सुशांत मामले की सीबीआई जांच को राजनीति से प्रेरित मानती। उन्होंने अपने मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार पुलिस या सीबीआई को इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट में दोहराई गई। रिया के वकील ने दलील दी कि पटना पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हिचक रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के दबाव के कारण एफआईआर दर्ज की गई।
हालांकि बिहार सरकार की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने सुशांत की मौत का सच जानने के लिए पटना में एफआईआर दर्ज करने को जरूरी बताया और दावा किया कि राजनीतिक दबाव की वजह से मुंबई पुलिस ने मौत के इतने दिनों बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इधर से राजनीति का आरोप है, उधर से भी राजनीति का आरोप है। बिहार सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार पर कुछ छुपाने के आरोप लगाए। सवाल यह है कि आखिर रिया के यू टर्न का राज क्या है? इसका जवाब उनके सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे और बयानों में ही छिपा। बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच से रिया दबाव में, केंद्रीय एजेंसी की एक अलग जांच ने उसकी चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि चूंकि रिया को महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड अपने पक्ष में लगा, इसलिए वो मामले को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। साथ ही सीबीआई जांच का भी विरोध करने लगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है जो रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कही। यह महत्वपूर्ण बात क्या है, ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो सुशांत से प्यार करती थी और सुशांत की मौत के बाद से सदमे में, लेकिन अब उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है और बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसका ब्यौरा लेकर हम लौटेंगे 3 मिनट के ब्रेक के बाद। सुशांत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जांच एजेंसियों के निशाने पर। बिहार पुलिस और ईडी ने रिया के इर्द गिर्द जांच शुरू कर दी। खुद रिया भी बोल चुकी हैं कि वो सुशांत के लिए इंसाफ चाहती हैं और सच की ही जीत होगी। लेकिन रिया पर सवाल उठाने वालों में सबसे आगे सुशांत के परिवार के लोग ही। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुशांत की बहनों ने रिया पर शक जताया। जिस वक्त सुशांत के परिवार को रिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी, रिया सुशांत को छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन सुशांत की ही एक पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे इस वक्त सुशांत को इंसाफ दिलाने की जंग में उनके परिवार के साथ चट्टान बनकर खड़ी। अंकिता सुशांत के साथ करीब 6 साल तक रिश्ते में रही। दोनों 2016 में शादी भी करने वाले थे, ऐसी खबरें थी, पर किन्हीं वजहों से वो अलग हो गए। अलग होने के बाद भी अंकिता सुशांत के परिवार के लिए हमेशा खड़ी रही, ऐसा लग रहा। सुशांत की मौत पर सामने आई कई थ्योरियां चौंकाने वाली थी। उनमें सुशांत के डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने की बात कही। इस थ्योरी के सामने आने के बाद अंकिता सामने आई और कहा कि सुशांत इतना कमजोर नहीं था कि खुदकुशी कर ले। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर वॉरियर्स फॉर एसएसआर ट्रेंड ज्वाइन की। जब सुशांत केस की जांच सीबीआई के हाथों में सौंपी गई तो अंकिता ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार आ गया। सुशांत के पिता के सिंह का आरोप है कि रिया ने उनका फोन नहीं उठाती थी, नहीं उनके किसी मैसेज का जवाब देती थी। यही नहीं, रिया उन्हें सुशांत से बात तक नहीं करने देती। आरोप तो यहां तक है कि सुशांत के मोबाइल फोन की मालकिन भी रिया ही थी। रिया ही तय करती थी कि सुशांत किससे बात करें, किससे नहीं। यही नहीं, रिया की कॉल डिटेल से भी कई बातें सामने आई जो बताती हैं कि सुशांत के करीबियों के संपर्क में वो रहती थी। सुशांत के घर और दफ्तर के स्टाफ पर वो फोन से नजर रखती। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को रिया के मोबाइल में सुशांत की मौत का रहस्य बंद नजर आने लगा। इसीलिए फोन कॉल डिटेल्स खंगाली गई। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को रिया के मोबाइल से कई चीजें हमेशा के लिए उड़ा दिए जाने का शक है। इसलिए उसके मोबाइल फोन की भी फोरेंसिक जांच की तैयारी है। इतनी जांच से घिरी रिया जब एक दिन पहले ईडी के दफ्तर से पूछताछ के बाद निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा दिखा। सुशांत के पिता को पापा कहकर बुलाने वाली अंकिता ने पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा था कि अगर पापा ने एफआईआर करवाई है तो मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास ट्रांजैक्शंस को लेकर सारे सबूत होंगे। एफआईआर में सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप है। अब जांच एजेंसियां धीरे धीरे इसी पैसे के लेन देन की तरफ जांच का दायरा बढ़ाने लगी।
रिया चक्रवर्ती और सुशांत के पिता के व्हाट्सएप मैसेज सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत से रिया के मोबाइल कनेक्शन की पड़ताल शुरू हो चुकी। रिया के मोबाइल में सुशांत केस के राज। एक बच्चे को मार दिया, इसके नीचे लेवल क्या जाएगा? रिया को भेजे मैसेज से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सुशांत की मौत का मोबाइल कनेक्शन। मुंबई पुलिस की तफ्तीश, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच। बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, सीबीआई की जांच शुरू करने की तैयारी। और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने पर उठाए जा रहे सवाल। सुशांत की मौत का सच अब तक सामने नहीं आया। कानूनी दांवपेच इतने जटिल होते जा रहे हैं कि यह केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। कौन किसके क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, कौन ईमानदारी से तफ्तीश को सही दिशा में लेकर जा रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। और सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है, ये अब तक राज बना हुआ है। लेकिन रिया का मोबाइल फोन इस राज से पर्दा उठा सकता है। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए ये व्हाट्सएप चैट जो सुशांत के पिता ने जारी किया। 29 नवंबर 2019 के इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता रिया से सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसीलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। जी रिया ने ये जानते हुए कि सुशांत के पिता परेशान हैं, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद के सिंह बेचैन हो गए और उन्होंने रिया की मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का मैसेज पढ़ा जरूर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं करना चाहती थी? सुशांत ने अपने पिता से किस परेशानी का जिक्र किया था? क्या सुशांत रिया की वजह से परेशान थे? रिया और श्रुति सुशांत के पिता को क्या उनके पास नहीं आने देना चाहती थी? सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग किया। रिया ने पिता को सुशांत से बात करने से रोका, पिता को बेटे से बात नहीं करने दी। रिया ने सुशांत को बहनों से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से दूर किया था या नहीं, इसका सच पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया इस केस में घिरती नजर आ रही हैं। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़े कई अहम राज छिपे होने की आशंका जताई गई। तो शायद यही वजह है कि सोमवार को 9 घंटे चली पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से हुई पूछताछ में विरोधाभास होने के बाद
ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का 1 मोबाइल फोन जब्त कर लिया। रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल फोन भी ईडी ने ले लिया। इसके अलावा सभी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। ईडी रिया समेत बाकी लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पड़ताल होगी। कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। यही नहीं, फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय को रिया के मोबाइल फोन से कुछ बातें पता भी चली हैं। मसलन 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने 2 नामी फिल्म डायरेक्टर से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था। रिया उस पत्रकार के जरिए एक लेख छपवाना चाहती थी। हालांकि रिया पत्रकार के जरिए कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया। लेकिन रिया का आर्टिकल सामने आने से पहले ही सुशांत की मौत हो गई। हिंदी के मशहूर कवि गोरख पांडे की कविता सुनो भाई साधो बेहद मशहूर हुई। कुछ इस तरह है। माया महा ठगनी हम जानी, पुलिस फौज के बल पर राजा बोले मधुरी बानी। ये कठपुतली कौन नचावे, पंडित भेद न पावे। 7 समंदर पार बसें, पिए डोर महीन घुमावे। रूबल के संग रास रचावे, डॉलर हाथ बिकानी। जन्मन को बांधे भरमावे, जीवन मरण बनावे। अजगर को रस अमृत चखावे, जंगल राज चलावे। बंधन करे करम के, जग को अकरम मुक्त करानी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान जिस तरह के खुलासे और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस पर गोरख पांडे की लिखी ये पंक्तियां आपको भी सटीक लगेंगी। सुशांत केस में पैसों को लेकर हर रोज नई बात सामने आई। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत की एक कंपनी का आईपी एड्रेस 1 साल में 18 बार बदला गया। इसे 3 बार सुशांत की मौत के बाद बदला गया। इतना ही नहीं, कंपनी का डोमेन भी बदला गया। हालांकि अभी इसका कारण पता नहीं चला है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 7 अगस्त को, जिस दिन रिया की ईडी के सामने पहली पेशी थी, आखिरी बार कंपनी का आईपी एड्रेस तब बदला गया। बताया गया कि सुशांत ने अपनी 4 कंपनियों में 2 का पेटेंट कराया था। इनमें एक कंपनी के डायरेक्टर रिया और शौविक थे। सुशांत ने स्टार्टअप के तहत इस कंपनी को सितंबर 2019 में रजिस्टर करवाया था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गेमिंग कंपनी थी, जिसके पेटेंट के लीगल राइट्स रिया और सुशांत के पास। अगर इस पेटेंट को बेचा जाए तो करोड़ों की कमाई भी हो सकती है, अगर उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए। अब ये पूरा मामला संदेहास्पद हो गया। दरअसल इस कंपनी को सुशांत ने शुरू किया था, लेकिन इस पर मालिकाना हक और दस्तखत शौविक चक्रवर्ती के चलते थे। बताया गया कि ईडी के अधिकारी इस बात से भी हैरान हैं कि रिया ने सिर्फ 2 साल में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। इनमें एक 1 BHK फ्लैट खार में है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है, इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। तीसरी प्रॉपर्टी नवी मुंबई के उल्वा में है, जो 50 लाख रुपए की। बताया गया कि रिया ने ये तीनों ही फ्लैट 2018 और उसके बाद खरीदे। रिया इन 3 में केवल एक खार वाले फ्लैट के बारे में ही ईडी को जवाब दे पाई। इन सबको चौंकाने वाला खुलासा मानने की वजह रिया के इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा इसे पेचीदा बनाता। इसके मुताबिक 2017-18 में रिया ने अपनी कमाई 18,85,000 रुपए दिखाई थी, जबकि 2018-19 में उन्होंने अपनी कमाई 18,35,000 रुपए दिखाई थी। इसके बावजूद इन दोनों सालों में उन्होंने जो निवेश किया था वो कमाई से बहुत ज्यादा है। इसलिए सुशांत का परिवार अब पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच चाहता है। बिहार सरकार सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। सुशांत का परिवार भी मुंबई पुलिस की जांच से मुतमईन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में नहीं है।
इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा और फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई है। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। तो इसी कड़ी में जब रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से सवाल किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि उसने कोई अवैध लेन देन नहीं किया है। सुशांत की जिंदगी से जुड़े सभी फैसले रिया ही लिया करती थी। श्रुति मोदी ने कुछ ऐसे बड़े फैसलों के उदाहरण भी ईडी को दिए। श्रुति ने ईडी को बताया कि जब रिया की सुशांत से मुलाकात हुई तो उस वक्त वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। यही नहीं, श्रुति रिया के कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट भी संभालती थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद श्रुति और सुशांत की बहुत कम मौकों पर बात हुई। श्रुति से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 3 बार पूछताछ की, जबकि मंगलवार को ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें मीतू सिंह ने बताया कि सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे। तो सवाल ये कि सुशांत के अकाउंट से इतने पैसे गायब कैसे हो गए? क्या रिया ने धीरे धीरे सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया? रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में पता चला है कि सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने अपनी मां संध्या चक्रवर्ती के जॉइंट अकाउंट से 33,340 रुपए के 2 चेक जमा करवाए। 33,340 रुपए की इतनी ही रकम सुशांत के अकाउंट से भी कंपनी में जमा की गई थी। रिया और शोविक के मुताबिक इस कंपनी में केवल यही 1 लाख रुपए लगाए गए थे। इसके अलावा कोई रकम इस कंपनी में नहीं लगाई गई। रिया के मुताबिक उन्होंने मुंबई के खार में घर लेने के लिए 60 लाख का लोन लिया है, जबकि 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी उन्होंने अपनी आय से भरे। लेकिन रिया की ओर से जमा की गई आईटीआर की कॉपी से पता चलता है कि उनकी सालाना कमाई 18 लाख रुपए ही थी। सूत्रों के मुताबिक जब रिया से 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आईटीआर की किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। रिया की माने तो उनकी कमाई, खर्च, प्रॉफिट, घाटे से जुड़ी जानकारियां उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह ही देखते हैं। हालांकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया बॉलीवुड से होने वाली कमाई की जगह सामाजिक काम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होने वाली कमाई को अपनी बढ़ी हुई आमदनी का आधार बताती है, जो कि संदेह के घेरे में। इसके अलावा रिया अपनी आमदनी के जरियों के बारे में भी कुछ खास बता नहीं पाई, लिहाजा उनकी आय, निवेश और खर्च का सही आकलन कर पाना मुश्किल है। तो क्या सुशांत के पैसे से रिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी? इस बात की आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। जांच जारी है और केस से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। ईडी सच को खोद निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो सबको प्यार, पैसे और धोखे की इस कहानी की हकीकत से पर्दा उठने का इंतजार है।
देश की राजधानी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक बेटी सुदीक्षा भाटी की एक हादसे ने जान ले ली। आरोप है कि मनचलों की वजह से उसकी जान चली गई। सुदीक्षा ने बुलंदशहर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी और अपनी मेहनत के बल पर अमेरिका में पढ़ाई करने की कामयाबी हासिल की थी। हालांकि उसके लिए यह आसान नहीं था। जिसके पिता चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हों, उसके लिए यह आसान हो भी नहीं सकता था। बताया गया कि एक दिन पहले मामा के घर जाते वक्त बुलंदशहर के रास्ते में एक मनचले की छेड़खानी की वजह से वो हादसे की चपेट में आ गया और उसकी जान चली। जाहिर है, सुदीक्षा की मौत परिवार के लिए दुनिया खत्म होने की तरह। सुदीक्षा में उसके परिवार के सपने बसते थे। यही वजह है कि जब सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी को यह खबर मिली तो उनके शब्द थे कि आज फिर एक तारा टूट गया। उनके पिता ने कहा कि उन्हें पुलिस से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ तो उनकी बिटिया को चाहिए, जिसका कोई दोष नहीं। वो तो अमेरिका जाने से पहले अपने मामा और ननिहाल वालों से मिलना चाहती थी। लेकिन सुदीक्षा अकेली नहीं, जिसे मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अपराध का रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है। इस साल हाल के कुछ अपराधों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इसी साल 23 मई को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के बड़ा गांव में एक लड़की की लाश मिली। 3 दिन से गायब लड़की का शव जंगल में बेहद बुरी हालत में मिला। परिवार का आरोप है कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ उसका और उसके बाद हत्या कर दी गई। करीब 40 दिन बाद इसके 3 जुलाई को नोएडा के एक आवासीय विद्यालय में 14 साल की एक छात्रा फांसी के फंदे से लटकती मिली। छात्रा के परिवार ने भी बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना के 17 दिन बाद 20 जुलाई को गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि पत्रकार अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों का विरोध करता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इसी महीने 4 अगस्त को मथुरा में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने आई बहन से 3 युवकों ने छेड़खानी की। लेकिन आरोपियों का हौसला देखिए। शिकायत करने पर आरोपी युवक पीड़ित के घर के सामने हाथों में बंदूक लेकर पहुंच गया। उसने 4-5 राउंड हवा में फायरिंग कर दी। 2 दिन बाद 6 अगस्त को हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर की 6 साल की मासूम बच्ची से दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई। बताया गया कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में बाइक सवार युवक ने घर के पास खेल रही मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। कुछ घंटे बाद यह बच्ची एक खेत में मिली। मेडिकल जांच में उसके रेप की पुष्टि हुई। ऐसे माहौल में ही सुदीक्षा का मामला भी सामने आया। ये सब खबरें लगातार आ रही थी और अब ये सुदीक्षा का मामला है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस सुदीक्षा को इंसाफ दिला पाएगी? पुलिस की तरफ से अपने तर्क दिए गए, पुलिस की तरफ से दूसरी कहानी पेश की। सुदीक्षा के साथ ही उसके परिवार के सपने टूट चुके हैं। लेकिन क्या पुलिस से इंसाफ पाने के सपने देख सकता है परिवार? वैसे खुशी हुई कि लड़कियों का इतना डर। एक गुमनाम गांव की मशहूर बिटिया। I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. जिसकी आंखों में थे कई ख्वाब। Girls can come and study. A school that is always within their reach, giving them a safe and secure environment to study and equip them for a bright tomorrow. जिसने छोटी सी उम्र में बनाए बड़े बड़े रिकॉर्ड। बेटा नाम करे हो पूरी बस्ती को भी और धारे को भी। अरे बड़ा दुख हो रहा। हमें उस पर बहुत गर्व था। वो एक रोल मॉडल थी और वो उसका सपना था कुछ बड़ा करने का। जिसने 17 साल की उम्र में पाया 4 करोड़ का वजीफा। ये वो डिग्रियां और वो मेडल्स हैं सुदीक्षा के, जिनके लिए उसने एक लंबा संघर्ष किया था। थम गई उस टॉपर बिटिया के सपनों की उड़ान। क्या मनचलों ने ली होनहार की जान? ये 2-4 किलोमीटर तक आगा पीछा करना
और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मनचलो का। कलेजे को अंदर तक झकझोर देने वाली ये कहानी है गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली एक ऐसी बेटी की जिसने कम उम्र में ही कामयाबी के इतने रिकॉर्ड बना दिए जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। इस टॉपर और होनहार बेटी का नाम है सुदीक्षा। The only thing I'm certain of is that one day I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. गौतम बुद्ध नगर के एक छोटे से गांव की सुदीक्षा के हौसलों की उड़ान इतनी मजबूत थी कि ना तो गरीबी कभी उनके रास्ते में आई, ना ही पैसों की तंगी। लेकिन इस मजबूत सुदीक्षा को मौत ने ऐसे गले लगा लिया कि किसी को अब तक यकीन ही नहीं हो रहा। सुदीक्षा के परिवार के बयान के मुताबिक उनकी बेटी अपने चाचा के साथ बाइक पर अपने मामा के घर जा रही थी। बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर कुछ मनचलों ने सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो मनचलों ने सुदीक्षा की बाइक के अगल बगल अपनी बाइक लहरानी शुरू की। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सुदीक्षा के चाचा की बाइक के ठीक सामने जोर से ब्रेक मार दी। टक्कर से बचने के लिए सुदीक्षा के चाचा ने भी अचानक ब्रेक लगाई और बाइक गिर गई। सड़क पर गिरने से सुदीक्षा के सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि सुदीक्षा के चाचा को गंभीर चोट आई। उन्होंने हमारा 1-2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने हमसे आगे एकदम तेज बाइक निकालने के बाद में अपनी आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक भी जाते ही मैं भी गिर गया हूँ। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है। सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है। सुदीक्षा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। सुदीक्षा के सपनों की उड़ान कुछ ऐसी थी कि पूरा परिवार ही अपनी होनहार बेटी के सपनों में ही जीने लगा था। लेकिन अचानक हुई इस मौत ने पूरे परिवार के सपने ही नहीं तोड़े, बल्कि पूरे गांव में सुदीक्षा की मौत से मातम छा गया। सुदीक्षा जितनी होनहार थी वहीं उसके परिवार को उस पर गर्व था। उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन वो सपने बुन रहा था क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी। ये वो घर है जहां से सुदीक्षा ने अपना जीवन शुरू किया था। इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी उनके पिता की कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के बेटी को भेज सकते थे, लेकिन इन कंडीशन में उसका परिवार यहाँ पर रह रहा था। सुदीक्षा की मौत बहुत से मायनों में किसी के भी दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि वो होनहार और टॉपर होने के साथ साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और महिला अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर बेहद संजीदा थी। सुदीक्षा ने यहाँ तक कहा था कि वो जिस इलाके की रहने वाली है वहाँ छेड़छाड़ के डर से लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी होती है। हम आपको लड़कियों से छेड़छाड़ पर दिया गया सुदीक्षा का एक पुराना बयान सुनाते हैं। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of teasing are prevalent, and most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. इतना ही नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में सुदीक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी किया करती थी और पढ़ाई के साथ महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाती थी। उनके इन अभियानों में भी महिलाओं से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया जाता था। न्यूज़ 18 को सुदीक्षा के एक नुक्कड़ नाटक का वीडियो मिला है जिसमें वो महिलाओं को समझा रही है। हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि लड़कियां लड़कों की बराबरी करें, तो आगे निकलने की बात तो दूर की रही। वैसे खुशी हुई कि लड़कियों का इतना डर पर अफसोस भी होगा कि इस पुरुष प्रधान समाज की इतनी छोटी सी सोच। होनहार बेटी की मौत का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके परिवार के मुताबिक सुदीक्षा जिस छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान चलाया करती थी वो खुद उसका शिकार हो गई। सुदीक्षा के पिता का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी होनहार बेटी हादसे का शिकार नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। मेरे भाई ने मेरे पास फोन किया था कि भाई एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कॉल आते ही मैंने तुरंत यहाँ से किसी की गाड़ी को फोन किया, उसकी गाड़ी ली, मैं वहाँ के लिए भागा। मैं आगे पीछे भी औरों को फोन करता रहा। हम मौका स्पॉट तक नहीं पहुंचा, पुलिस वहीं रहेगी। पुलिस का एक बंदा बाद में उसका वो कागज जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो लेकर आया है और डेड बॉडी को भी हम अपनी गाड़ी से लेकर आए। 2-4 किलोमीटर तक आगा पीछा करना
और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मनचलों का। सुदीक्षा के परिवार का हर सदस्य यही कह रहा है कि मनचलों की छेड़छाड़ की वजह से बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये घटना बुलंदशहर में हुई और बुलंदशहर जिला प्रशासन इस मामले में एक नई कहानी बता रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह महज एक हादसा था और छेड़छाड़ जैसी वारदात नहीं हुई। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। पुलिस का दावा है कि छेड़छाड़ जैसी कोई वारदात नहीं हुई और ये महज एक हादसा था, लेकिन बुलंदशहर के जिलाधिकारी का तो यहाँ तक कहना है कि जिस बाइक पर सुदीक्षा बैठी थी वो उनका नाबालिग भाई चला रहा था। लेकिन डीएम के दावे को सुदीक्षा के पिता नकार रहे हैं। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। डीएम साहब के बयान पे मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनका बयान आया है कि बच्चा बाइक चला रहा था तो बच्चा इतना समझदार था कि यहाँ से वहाँ तक चला गया। बच्चा उन्हें देख कर रुक भी गया होगा, रुका हुआ जैसे बताया गया कि रुके भी हैं वो, और वो आगे निकल गए। वो तो समझदार थे जिन्होंने इनको एक्सीडेंट करके मारा है। सुदीक्षा के परिवार और प्रशासन का बयान सामने आने के बाद ये मामला पूरी तरह से उलझ चुका है, लेकिन इस घटना को लेकर कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे ये इशारा जरूर मिलता है कि इस घटना के पीछे कई पेंच हैं। सुदीक्षा की मौत के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। सुदीक्षा के घर वालों का आरोप है कि कुछ बाइक सवार युवकों ने सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। इस दौरान बाइक के हादसे की चपेट में आने से उसकी मौत हो। घर वालों का दावा है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे, जबकि पुलिस का आरोप है कि सुदीक्षा अपने नाबालिग भाई के साथ बाइक से जा रही। जबकि एक पुलिस वाले ने यह भी दावा किया है कि बाइक खुद सुदीक्षा ही चला रही थी। हालांकि पूरे मामले में परिवार की शिकायत पर जांच जारी है। फिलहाल इस मामले में यही बहस शुरू हो गई है कि बाइक कौन चला रहा था। लेकिन इस बहस को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में अपराध से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए देश में ज्यादा सुरक्षित राज्यों में नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा असुरक्षित है। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 में महिलाओं के साथ हिंसा के करीब 56,000 मामले दर्ज किए। अब अगर इसकी तुलना में 2 साल पहले तक के आंकड़ों को देखें तो 2015 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 35,908 मामले सामने आए। 2016 में 49,262 मामले दर्ज किए गए। यानी हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई। पुलिस की यह दलील रहती है कि क्योंकि अब दर्ज सही तरीके से हो रहे हैं मामले, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बलात्कार के बाद महिलाओं की हत्या की संख्या सबसे ज्यादा रही। सुदीक्षा के परिवार वाले भी बिटिया की मौत को हादसा मानने को तैयार हुए। उनका दावा है कि सुदीक्षा की हत्या ही हुई। जिस सुदीक्षा में बुलंदशहर को अपना गौरव दिख रहा था, जिस सुदीक्षा ने अपने हौसले से गांव से अमेरिका तक की दूरी तय की थी, जिस सुदीक्षा का उदाहरण घर घर के पापा अपने बिटिया को दिया करते थे, यूपी पुलिस को उस सुदीक्षा को इंसाफ दिलाकर उदाहरण पेश कर। बुलंदशहर ही नहीं, देश एक सवाल पूछ रहा कि इस टॉपर बिटिया को किसने मारा। मनचलों ने टॉपर बिटिया को मारा या हादसे में गई होनहार की जान। पुलिस और परिवार के दावे से फंसा पेच। सुदीक्षा की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई सुदीक्षा की मौत पर गमजदा है, क्योंकि सुदीक्षा एक ऐसी बेटी थी जो हर माता पिता का अरमान होती है। बेहद कम उम्र में उसने जिन कठिनाइयों को पार करके अपना मुकाम बनाया था, वो कम ही लोगों को नसीब होता है। सुदीक्षा बेहद गरीब परिवार से थी। उनके पिता एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। प्राइमरी स्कूल से सुदीक्षा ने 5वीं तक की पढ़ाई की।
12वीं की पढ़ाई उसने बुलंदशहर के विद्या ज्ञान स्कूल से की। 12वीं में सुदीक्षा के 98% नंबर आए थे। इसके बाद होनहार बेटी को अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। अमेरिका में पढ़ने के लिए सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। यह स्कॉलरशिप HCL की ओर से दी गई थी। सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना की वजह से वो अपने घर लौटी थी और 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले इस हादसे ने इस होनहार बेटी के सपनों की उड़ान रोक दी, जिसका मलाल सुदीक्षा के परिवार के साथ साथ पूरे गांव को है। बड़ा नाम करे हो पूरी बस्ती को भी और धारे को भी, अरे बड़ा दुख हो रहा सबके ही। गरीब आदमी जन कैसे पढ़ाई तो कहो से या बीमारी के मारा आ गई है। दुख है भैया घना, गरीब बालक हमारा बेटी कोई सहारा देख रहा, आगे को कुछ नहीं है। अपनी बेटी के पामन पे खड़ी है, कुछ कर देगी हमको। सुदीक्षा ने कम उम्र में कामयाबी की जो मिसाल कायम की थी, उससे न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को काफी उम्मीदें थी। लेकिन इस हादसे ने एक झटके में सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही सुदीक्षा की मौत को लेकर तस्वीर का साफ ना हो पाना भी लोगों के गम को और बढ़ा रहा है, क्योंकि सुदीक्षा के परिवार और बुलंदशहर प्रशासन का मामले को लेकर अलग अलग दावा है, जिसमें एक बड़ा पेच है। जो बाइक हादसे का शिकार हुई वो कौन चला रहा था? परिवार का कहना है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे, जबकि प्रशासन का कहना है कि बाइक को सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। बाइक वो एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है। हालांकि परिवार का ये दावा कि बाइक लड़की के चाचा चला रहे थे, इसे लेकर परिवार में कुछ विरोधाभास भी है। इस मामले में पुलिस ने सुदीक्षा के भाई का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुदीक्षा का चचेरा भाई ये कबूल कर रहा है कि बाइक वही चला रहा था। लेकिन सुदीक्षा के पिता का कहना है कि उनका भतीजा हादसे की वजह से सदमे में था, इसलिए ये बयान दिया, जबकि बाइक उनके भाई चला रहे थे। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी के ठीक है, पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली, लो ठीक है। अब वहाँ आया क्या, वहाँ जो आगे निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। मैंने इमरजेंसी में पहुंचना बाइक, उसके बाद दीदी गिर गई, दीदी पीछे गिर गई, मेरे कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। बाइक ये नहीं चला रहा था, हाँ ये चोट के सदमे में है। अच्छा, गुमराह है। अच्छा, चोट से बखलाया हुआ है, बच्ची की दुखद घटना से बखलाया हुआ है। इस बीच इस हादसे के कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं। उनके बयानों के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था और एक बुलेट सवार के अचानक ब्रेक मारने से यह हादसा हुआ। पुलिस अब इस चश्मदीद का भी बयान दर्ज कर रही है। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आए थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। फिर मैंने ही उसके परिजनों को फ़ोन किया, जो मेरे फ़ोन से उसके भाई ने फ़ोन किया था और एसओ साहब को मैंने फ़ोन किया था और हमारे एसओ साहब को। हादसे की घटना के मीडिया में आने के बाद हादसे वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में बुलेट पर सवार 2 लोग नजर भी आए, जिसके बाद पुलिस इन लोगों की पहचान में जुटी है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज वारदात वाली जगह से कुछ दूर का है, इसलिए पहले वीडियो की पुष्टि जरूरी है।